नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे राष्ट्रपति चुनाव की खबर के साथ में। तो द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बनने जा रही हैं और द्रौपदी मुर्मू की जीत कई मायनों में बेहद खास है। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनेंगी। एनडीए ने उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में उतारा था, जिसके बाद उन्होंने यशवंत सिन्हा को बड़े अंतर से हरा दिया है। द्रौपदी मुर्मू सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। गुरुवार को हुई काउंटिंग में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को तीसरे राउंड की गिनती में ही हरा दिया था। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुर्मू के घर पहुंचकर उन्हें बधाई दी। मुर्मू को जीत के लिए जरूरी 5,43,261 वोट तीसरे राउंड में ही मिल गए थे। तीसरे राउंड के बाद उन्हें 5,77,777 वोट मिले। इसमें राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों समेत 20 राज्यों के वोट शामिल हैं। राष्ट्रपति चुनाव के वोटों की गिनती गुरुवार देर रात 4 राउंड में पूरी हुई। कुल 4,751 वोट पड़े, जिनका वोट वैल्यू 53 वोट अमान्य पाए गए थे और कुल वोट वैल्यू जो है वो 5,28,491 थी। इनमें से द्रौपदी मुर्मू को 6,76,803 वोट वैल्यू के 2,824 वोट मिले थे। केरल में मुर्मू को सबसे कम 1 और यूपी में सबसे ज्यादा 287 वोट मिले। वहीं यशवंत सिन्हा को कुल 1,877 वोट मिले, जिनकी वोट वैल्यू 3,80,177 रही। सिन्हा को आंध्र प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम से एक भी वोट नहीं मिला। उन्हें सबसे ज्यादा 216 वोट पश्चिम बंगाल से मिले। वोट प्रतिशत की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू को 64% और यशवंत सिन्हा को 36% वोट मिले हैं। तो द्रौपदी मुर्मू ने जीत दर्ज कर ली है। उसके बाद जश्न की तस्वीरें आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम दिग्गजों ने उन्हें बधाइयां भी दी हैं और द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना अपने आप में कई मायनों में बेहद खास माना जा रहा है। एक उम्मीद की किरण जब आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन सकती है, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहां पर आदिवासी महिला जब उस सबसे बड़े लोकतंत्र के सर्वोच्च पद पर पहुंच सकती है, तो फिर कहीं ना कहीं जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनमें भी एक उम्मीद का भाव जगता है। उम्मीद यही करेंगे कि द्रौपदी मुर्मू अब जो उन्हें जिम्मेदारियां मिलेंगी वो उनका निर्वहन, अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाती हुई भी नजर आएंगी। लड्डू खूब बांटे जा रहे हैं, मिठाइयां बांटे जा रही हैं और आदिवासी इलाकों में अगर आप देखें तो जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। तमाम तरीकों से जश्न मनाया जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मना रहे हैं और आपने तस्वीरों में देखा होगा कि किस तरह से आदिवासी वेशभूषा के साथ में नृत्य होता हुआ भी नजर आ रहा है। ये एक संदेश केवल भारत के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी है कि भारत के लोकतंत्र की मजबूती कितनी है, भारत का लोकतंत्र कितना मजबूत है। भारत के लोकतंत्र की ताकत अगर सही मायनों में देखें तो जो तस्वीर द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद उभरकर देश के कोने कोने से सामने आ रही है, उन तस्वीरों में ही भारत के लोकतंत्र की मजबूती का भाव छिपा हुआ है। तो राष्ट्रपति चुनाव को द्रौपदी मुर्मू ने बड़े अंतर से जीत लिया है। उन्हें उम्मीद से ज्यादा वोट मिले हैं। वहीं विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को उम्मीद से भी कम वोट मिले हैं। कई सांसदों के क्रॉस वोटिंग करने की भी खबर सामने आ रही है। बीजेपी का दावा है कि करीब 17 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की थी और परिणामों में भी ये देखने को मिला। यशवंत सिन्हा ने भी अपनी हार स्वीकार कर ली और द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने में देर नहीं की, लेकिन बधाई देने के साथ वो तंज कसते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए द्रौपदी मुर्मू को बधाई देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में वे बिना किसी डर या पक्षपात के संविधान के संरक्षक के रूप में काम करेंगी। मैं देशवासियों के साथ उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूं। यशवंत सिन्हा ने आगे कहा कि परिणाम चाहे जो भी रहे हों, लेकिन मेरा मानना है कि इससे भारतीय लोकतंत्र को 2 फायदे हुए हैं।
पहला, अधिकांश विपक्षी दल एक मंच पर आए, ये वास्तव में समय की मांग है। मैं विपक्ष के नेताओं से मांग करता हूं कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद भी एकता बनाए रखें और इसे मजबूत करें। उपराष्ट्रपति चुनाव में ये स्पष्ट तौर पर भी दिखना चाहिए। उन्होंने कहा कि दूसरा फायदा यह भी हुआ कि देश और आम लोगों के सामने विपक्षी दलों के विचारों और उनकी चिंताएं क्या हैं उनको भी रखने का काम इन चुनाव के जरिए किया गया। सिन्हा इस दौरान बीजेपी सरकार पर भी हमलावर हुए और कहा कि एजेंसियों का दुरुपयोग दल बदल करवाने और विपक्षी दलों द्वारा चलाई जा रही सरकारों को गिराने के लिए बीजेपी कर रही है। भारत के लोगों ने राजनीति में इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा। ध्रुवीकरण, जहरीली राजनीति भारत में लोकतंत्र और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए गंभीर खतरा बन गई है। तो यशवंत सिन्हा जीत की बधाई उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को जरूर दी है, लेकिन जिस तरह से तंज कसा है, वो जिस तरह से अब सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, और जो कुछ भी उन्होंने बयान दिया है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, आपने हार स्वीकार कर ली, ये तो ठीक है, लेकिन उस हार को आप शालीनता के साथ में भी स्वीकार कर सकते थे। अब भारतीय लोकतंत्र को द्रौपदी मुर्मू की जीत से खतरा है, इस तरह की बातें विपक्ष लगातार करने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। और यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति चुनाव खत्म होने के बाद वही राग एक बार फिर से अलापते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर विपक्ष लोकतंत्र के खतरे की दोहाई कब तक देता रहेगा? जो असल मुद्दे हैं उनमें एकजुटता कब दिखाएगा? क्योंकि जब टीएमसी मार्गरेट अल्वा का समर्थन नहीं करती है उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए, तो ऐसे में यशवंत सिन्हा को अगर ये लग रहा है कि विपक्षी दल साथ आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं उनका ये भ्रम भी हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में ही 17 के करीब सांसदों की क्रॉस वोटिंग की खबरें सामने आ रही हैं, बड़ी संख्या में विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग करने की खबरें सामने आ रही हैं। तो विपक्षी एकजुटता की बात भले ही की जा रही है, लेकिन आंकड़ों में वो नजर नहीं आ रहा है। मार्गरेट अल्वा जो उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी उम्मीदवार हैं, जबकि जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार हैं। टीएमसी के धुर विरोधी जगदीप धनखड़ माने जाते रहे हैं, उनके फैसलों में वो देखने को मिलता रहा है। टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी और जगदीप धनखड़ के बीच में विवाद किसी से छुपा हुआ नहीं है। ऐसे में अगर जगदीप धनखड़ के खिलाफ जो उम्मीदवार खड़ा है उसको टीएमसी समर्थन नहीं कर रही है, तो फिर विपक्ष अपने आप में कितना उलझा हुआ है, इन फैसलों से वो नजर आ रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो विपक्षी एकजुटता की बात की जा रही है वो उपराष्ट्रपति चुनाव में देखने को मिलेगी या नहीं। हालांकि यशवंत सिन्हा ने राष्ट्रपति चुनाव में अपनी हार कबूल कर ली है, उन्हें हार कबूल करनी भी थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने तंज कसा है उसको लेकर के सवाल उठते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अलग ही अंदाज में द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मैं नवनिर्वाचित राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू को बधाई देती हूं। राष्ट्र की मुखिया के तौर पर देश आपकी ओर देख रहा है कि आप संविधान के आदर्शों की रक्षा करेंगी और लोकतंत्र की संरक्षक होंगी, खासकर तब जब देश कई तरह की कलह में फंसा हुआ है। सवाल यहां पर यह उठता है कि अगर उन्हें किसी तरह की दिक्कतें देश में जो कुछ भी चल रहा है उसे लेकर के हैं, तो क्या जब आप बधाई दे रहे हैं ये सही समय इन बातों को करने का है? आप बाद में भी इन बातों को लेकर के राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंप सकती हैं, उनसे मुलाकात कर सकती हैं। देश की परिस्थितियां अगर आपको लग रहा है ठीक नहीं है तो बाद में भी ये बातें जरूर हो सकती हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि विपक्ष अपनी हार से बौखलाया हुआ है, जिसके बाद इस तरह के बयानबाजी विपक्ष की ओर से लगातार की जा रही है। ये तो रही बात भारत में नए राष्ट्रपति के चुनाव की। अब बात श्रीलंका में नए राष्ट्रपति के फैसले की भी कर लेते हैं। दरअसल रानिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति बनने के बाद एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और जो प्रदर्शन श्रीलंका में लगातार देखने को मिल रहा है उसके खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। सख्त निर्देश दिए गए हैं कि प्रदर्शनकारियों से सख्त तरीके से निपटा जाए। तो श्रीलंका आर्थिक संकट से घिरा हुआ है। राजनीतिक संकट नए राष्ट्रपति के चुनाव के बाद खत्म होता नजर जरूर आ रहा है, लेकिन पूरी तरह से खत्म हो गया है ऐसा अभी नहीं कहा जा सकता है। पिछले कई दिनों से प्रदर्शन जारी है। लोगों ने पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, जिसके बाद अब रानिल विक्रमसिंघे को नया राष्ट्रपति चुना गया है। लेकिन श्रीलंका में प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोग अब विक्रमसिंघे के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं।
उनका आरोप है कि वो राजपक्षे परिवार के करीबी हैं। हालांकि विक्रमसिंघे के राष्ट्रपति बनने के बाद अब प्रदर्शनकारियों पर सख्त एक्शन भी देखने को मिल रहा है। दरअसल श्रीलंका में प्रेसिडेंशियल सेक्रेटेरिएट के बाहर पिछले कई दिनों से प्रदर्शनकारी डटे हुए थे, जिन्हें वहां से खदेड़ने का काम शुरू हो चुका है। जानकारी मिल रही है कि रानिल विक्रमसिंघे ने हिंसा और उग्र प्रदर्शन करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। खासतौर पर उन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा जा रहा है जो राष्ट्रपति भवन के आसपास नजर आ रहे हैं। पुलिस ने कई लोगों को भी गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने शुक्रवार को प्रेसिडेंशियल सेक्रेटेरिएट का घेराव करने का प्लान बनाया था। लोगों का कहना था कि जब तक राष्ट्रपति विक्रमसिंघे कैबिनेट का शपथ ग्रहण नहीं करवा लेते तब तक वो यहां से नहीं हटेंगे, लेकिन इससे पहले ही श्रीलंका की सेना ने उनके खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। सभी अस्थायी टेंटों को हटा दिया गया है और प्रदर्शनकारियों को हटाने का काम लगातार चल रहा है। कई शहरों में आगजनी भी देखने को मिली थी। श्रीलंका के हालात पर दुनिया के तमाम देशों ने चिंता जताई थी और इन सब के बीच पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर पहले मालदीव और फिर सिंगापुर भाग गए थे और फिर उन्होंने वहां से ईमेल के जरिए इस्तीफा भी दिया था, जिसके बाद राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ और रानिल विक्रमसिंघे ने जीत दर्ज की, जो फिलहाल श्रीलंका को वापस पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जो उनके सामने चुनौतियां हैं वो चुनौतियां बड़ी हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या रानिल विक्रमसिंघे प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए जो सख्त कदम उठा रहे हैं वो निजी तौर पर जो उन पर हमले किए जा रहे हैं उसके बाद ले रहे हैं, या फिर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पहले प्रदर्शन खत्म करना श्रीलंका की जो चुनौती है उस लिहाज से फैसले लिए जा रहे हैं। यहां पर यह समझना भी बेहद जरूरी होगा, क्योंकि आपको याद होगा कि राष्ट्रपति बनने से पहले रानिल विक्रमसिंघे प्रधानमंत्री थे। उनके इस्तीफे की मांग उस वक्त भी लगातार हो रही थी और जब इस तरह की मांग उनके खिलाफ लगातार हो रही थी, ऐसे में उनका राष्ट्रपति चुना जाना, वो अपने आप में उनका राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ा होना व्यक्तिगत तौर पर अगर देखें तो क्या वो सही फैसला था उनका, क्योंकि जीत उन्होंने जरूर दर्ज कर ली है और अब वो राष्ट्रपति जरूर बन गए हैं। लेकिन श्रीलंका की जनता फिलहाल इसको मंजूर करती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि प्रदर्शन उनके खिलाफ देखने को मिल रहा है। अब अपने फैसलों से ही रानिल विक्रमसिंघे जनता को भरोसे में ले सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में श्रीलंका को वापस पटरी पर लाने के लिए रानिल विक्रमसिंघे कौन कौन से बड़े फैसले लेते हैं। अब बात सीबीएसई बोर्ड की भी कर लेते हैं। दरअसल सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं कक्षाओं का रिजल्ट जारी कर दिया है। लंबे वक्त से लाखों छात्र 12वीं के रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे और रिजल्ट के मुताबिक 92.71% छात्र छात्राओं ने सफलता प्राप्त की है। तो जिसका इंतजार छात्रों को लंबे वक्त से था वो घड़ी जरूर आ गई है और सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। छात्र लंबे वक्त से रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। बोर्ड द्वारा सीबीएसई 12वीं रिजल्ट 2022 की घोषणा के अंतर्गत परिणाम देखने के लिए 3 लिंक रिजल्ट पोर्टल पर एक्टिव किए गए हैं। ऐसे में जो छात्र छात्राएं सीबीएसई द्वारा इस साल 2 चरणों यानी कि टर्म 1 और टर्म 2 में आयोजित की गई बोर्ड परीक्षाओं में सम्मिलित हुए थे, वे आधिकारिक रिजल्ट पोर्टल cbseresults.nic.in पर दिए गए लिंक पर परिणाम और स्कोर कार्ड देख सकते हैं। स्टूडेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि उन्हें अपना परिणाम और स्कोर कार्ड देखने के लिए रिजल्ट पेज पर अपना रोल नंबर, अपना स्कूल नंबर और अपना एडमिट कार्ड आईडी नंबर भरकर सबमिट करना होगा, जिसके बाद वो अपना परिणाम देख सकेंगे। इस साल की 12वीं की परीक्षाओं में 92.71% छात्र छात्राएं पास हुई हैं, जबकि पिछले साल 99.37% स्टूडेंट्स पास हुए थे। हालांकि पिछले साल परिणाम वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धति से घोषित हुए थे, वहीं इससे पहले 88% के करीब रिजल्ट रहा था। और अब 12वीं के रिजल्ट को लेकर के हालांकि सवाल कई सारे उठाए जा रहे थे कि कई कोर्सेज में दाखिला शुरू हो चुका है और 12वीं के जो छात्र हैं उनका रिजल्ट सामने नहीं आया है। ऐसे में एडमिशन लेने में छात्रों को दिक्कतें ज़रूर हो रही थी, लेकिन अब उनका इंतज़ार ख़त्म ज़रूर हो गया है। 92% के करीब इस बार सीबीएसई बोर्ड की 12वीं का रिजल्ट रहा है।
बुलेटिन के आखिर में बात कोरोना की भी कर लेते हैं। दरअसल कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है और अब मामले 21,000 से ज्यादा सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के 21,880 मामले सामने आए हैं, जो टेंशन बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान 60 लोगों की मौत भी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक देश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1,49,482 हो गई है। एक दिन के अंदर 21,219 लोगों को कोरोना से निजात मिली है। एक दिन पहले देश में कोविड के 21,566 नए मामले दर्ज हुए थे। कोरोना की बढ़ती मौतें चिंता बढ़ाने वाली हैं। शुक्रवार को सरकारी रिकॉर्ड में 60 मौतें दर्ज की गईं। ये एक दिन पहले से 15 ज्यादा हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे के अंदर सबसे ज्यादा 7 मौतें छत्तीसगढ़ में हुई। इसके बाद महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में 6 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई। हिमाचल प्रदेश और असम, गुजरात, मणिपुर, मेघालय में 2 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। यूपी, दिल्ली, बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान, नागालैंड, केरल, कर्नाटक और गोवा में एक व्यक्ति कोरोना के खिलाफ जंग हार गए। इसके अलावा 21 मौतें केरल की हैं, जो पिछले दिनों हुई लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में अब चढ़ाई गई हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 5,25,930 लोग कोरोना की वजह से जान गंवा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना से 21,219 लोग ठीक हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा केरल में 3,188, बंगाल में 3,124, महाराष्ट्र में 2,400 और तमिलनाडु में 2,290 ने कोविड को मात दी है। बाकी राज्यों में ठीक होने वालों की संख्या 2,000 के नीचे रही है। देश में कोरोना के एक्टिव केसेस जरूर चिंता बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले एक दिन में इनमें 601 का इजाफा हुआ है। इनमें सबसे ज्यादा पंजाब में 390, जम्मू कश्मीर में 353 और छत्तीसगढ़ में 293 एक्टिव केस बढ़े हैं। एक्टिव केसों में सबसे ज्यादा गिरावट बंगाल में 644 और उड़ीसा में 634, जबकि केरल में 548 में देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे के अंदर 4,95,359 लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए। एक दिन के अंदर कुल 37,06,997 लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए। अब तक कुल 200 करोड़ से भी ज्यादा कोरोना के डोज लगाए जा चुके हैं। तो कोरोना को हराना है तो सावधानी बेहद जरूरी है। कोविड गाइडलाइंस का पालन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि पिछले 1-2 दिनों से मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। मामले 21,000 से ज्यादा रोजाना सामने आ रहे हैं। करीब 22,000 के करीब मामले आज भी दर्ज किए गए हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए और देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज़ के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।